तो लीजिए सुनिए आदर्श हिंदू होटल का 9वां अध्याय। लेखक विभूति भूषण बंदोपाध्याय। हजारी को यह ख्याल कि वह टेम्पी के मुंह में 2 कर भात भी न उसकी माँ दे पाए बर्दाश्त से बाहर था। वह कल ही जाकर डाक से 2 रुपए भेज देगा हर हालत में। मनी ऑर्डर की फीस उसी अठन्नी में से देगा और पूरे 2 रुपए घर जाने चाहिए। स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर आखिरी रात में हल्की सी नींद आई। फरीदपुर लोकल की आवाज से खूब सवेरे नींद खुल गई। फिर भी वह लेटा रहा। आज तो बड़े चूल्हे पर झटपट देगची नहीं चढ़ानी, उठकर क्या होगा। बहुत देर तक वह लेटा ही रहा। डाउन दार्जिलिंग मेल आई और चली गई। बनगांव लाइन की गाड़ी खुली, धूप निकल आई। झाड़ूदार प्लेटफॉर्म पर झाड़ू देने आया। आड़ा घाटा की गाड़ी खुली, एक और से एक और गाड़ी सिग्नल डाउन हुआ है। मुर्शिदाबाद लाल गोला पैसेंजर भी आ रही है। अरे कौन सो रहा है, उठो, हट जाओ, झाड़ूदार ने आवाज लगाई। हजारी उठ खड़ा हुआ। एक जमाई लेकर नल पर जाकर उसने हाथ मुंह धोया। कहाँ जाए, क्या करे। पिछले 6-7 वर्षों में उसने ऐसा निकम्मा जीवन कभी नहीं बिताया था। काम काम काम। चूल्हे पर देगची चढ़ाओ, पहले मालिक की चाय के लिए पानी गर्म करो, आज बाजार किसको जाना है, शोर गुल डांट फटकार, पद्दो मैरी की चीख पुकार। अच्छा था आज इस समय पद्दो मैरी की फटकार भी मानो मीठी लग रही है। पद्दो मन की बुरी नहीं। कल रात उसने खाना दिया, रुपए दिए। रतन ठाकुर भी बड़ा अच्छा आदमी है और उसका वह भांजा, वो भी बहुत अच्छा है। सभी अच्छे लोग हैं। रतन का वह भांजा टेम्पी के लिए बड़ा अच्छा दूल्हा है। दोनों का जोड़ा खूब फबेगा। लड़का बहुत पसंद आ गया था, लेकिन अनहोनी बात है, झूठी आशा। टेम्पी को खिला पहनाकर जिंदा रखा जा सके तब तो शादी होगी। पिछले 6 वर्षों से हजारी को एक बुरी आदत लग गई है, सुबह शाम चाय पीने की। अब पैसे खर्च करके चाय पीनी होगी, इसलिए हजारी ने चाय पीने की इच्छा को दबा लिया। अचानक उसके मन में आया कि एक बार कुसुम से मुलाकात करना जरूरी है। आज 7-8 दिनों से कुसुम से भेंट नहीं हुई। चोरी के इल्जाम में हाजत जाने की खबर शायद कुसुम को नहीं मालूम। किसी ने उसे यह खबर दी भी होगी या नहीं। चाय तो वहां पर भी पी जा सकती है। कुसुम से सलाह लेनी भी जरूरत है। उसके अपने माथे में तो कुछ नहीं आ रहा। जंजीर खड़काने की आवाज सुनकर कुसुम ने दरवाजा खोला तो हजारी को देखकर अचरज से बोली, आप ताऊ जी, ऐसे बेवक्त कैसे आना हुआ, इतने दिनों तक आए क्यों नहीं। चलो भीतर बैठे, बहुत बातें करनी है। कुसुम ने कमरे की जमीन पर दरी डाल दी। हजारी ने बैठते हुए कहा, बेटी कुसुम, जरा चाय पिलाओगी। अभी बनाई देती हूँ ताऊ जी, आप बैठिए थोड़ी देर। सिर्फ चाय ही नहीं, चाय के साथ एक रकाबी में थोड़ा हलवा भी आया। हजारी ने चाय पीते पीते कहा, कुसुम बेटी, मेरी नौकरी तो छूट गई। क्यों? चोरी की थी इसलिए। चोरी? वे लोग तो यही कहते हैं। 5-6 दिनों तक हाजत में था। हवालात में? झूठी बात है। कुसुम खड़ी थी हजारी के सामने जमीन पर धप से बैठकर अचंभे और अविश्वास के साथ उसका मुंह देखने लगी। नहीं कुसुम, झूठ नहीं, सचमुच मैं चोरी के आसामी के तौर पर हाजत में था। हाजत में रह सकते हैं ताऊ जी, लेकिन चोरी आपने नहीं की। चोरी आप कर ही नहीं सकते, ये झूठी बात है। क्यों, मैं चोरी नहीं कर सकता? कभी नहीं ताऊ जी, मैं आपको जानती थी नहीं, पहचानती नहीं। बेटी तुम्हें मुझ पर इतना विश्वास है? दूसरी ओर मुंह फेरकर कुसुम चुप रह गई। ऐसा लगा कि रुलाई रोकने की कोशिश कर रही है। हजारी बच गया। कुसुम सचमुच उसकी बेटी है। उसे डर था कि कुसुम ना जाने इस बात पर क्या ख्याल करे, कहीं ऐसा ना मान ले कि सचमुच वह चोर है। ऐसा हुआ तो हजारी के लिए दुनिया में एक भरोसा ही जाता रहेगा। अभी आप कहाँ से आ रहे हैं ताऊ जी? कल रात को स्टेशन पर सोया था, और कहाँ जाता, वहीं से उठकर चला आ रहा हूँ। सोचा एक बार तुमसे भेंट भी कर लेना जरूरी है। बेटी पता नहीं फिर कितने दिन। क्यों, आप कहाँ जाएंगे? कोई ना कोई ठिकाना तो लगाना होगा ना। जानती तो हो कि बैठे रहने से काम ना चलेगा। देखूं क्या कर पाता हूँ। यहाँ किसी होटल में? जब मेरे नाम के साथ चोरी का इल्जाम लग गया है तो यहाँ किसी होटल में मुझे जगह ना मिलेगी। सोचता हूँ ना हो तो एक बार गुवाड़ी हो, वहाँ बहुत से होटल हैं, वहाँ तलाश करके देखूं। थोड़ी देर चुप रहने के बाद कुसुम बोली, खैर वह जो होगा तो होगा, होता रहेगा। अभी तो आप नहा आइए, तेल ला देती हूँ, इसके बाद खाना बनाने का इंतजाम कर देती हूँ। खाना बनाकर खा लीजिए। नहीं बेटी, अभी इस झंझट की जरूरत नहीं, रहने दो, खाने का क्या है। मैं तो तुमसे 2-4 सलाह बात करने आया हूँ। बेटी थोड़ी अकल दो तो ढूंढ दो,
अकेले की अकल से तो काम नहीं चलता, फिर मैं बूढ़ा भी तो हो गया। कुसुम ने हंसकर कहा, सलाबात होती रहेगी ताऊ जी, अगर आप नहा नहीं खाइएगा तो मैं आज दिन भर दांत से तिनका तक ना तोड़ूंगी। मैं कुछ नहीं सुनूंगी। पहले नहाइए, इसके बाद भात चढ़ाइए। मैं भी तो प्रसाद पाऊं, बेटी के घर आए हैं। मैं चाहे जितनी गरीब हूं, आपने यह कैसे सोच लिया कि मैं आपको बिना खिलाए छुटकारा कर दूंगी? बड़ा प्यार है ना बेटी पर। लाचार होकर नहाने के लिए हजारी चुड़नी किनारे गया। लौटकर उसने देखा कुसुम ने ग्वाल घर का एक कोना लीप पोतकर साफ सुथरा करके ईंटों का चूल्हा तैयार कर दिया है। पीतल की इस मंजी बटलोई से काम चलेगा ताऊ जी, या हाड़ी चढ़ाइएगा? अरे नहीं नहीं, हाड़ी की जरूरत नहीं, इसी से काम चलेगा। भात उतरने के जरा देर पहले एक लड़के ने ग्वाल घर के दरवाजे से झांककर इशारे से कुसुम को बाहर बुलाया। हजारी ने देखा उसके हाथ के अंगूछे में बाजार का सामान, दूसरे हाथ में खिलसा मछली झूल रही है। जरा रुकिए ताऊ जी, मैं मछली काट लाऊं। कुसुम की कारसाजी देखकर हजारी बहुत शर्मिंदा और परेशान हो गया। पड़ोस के लड़के को बुलाकर कब उसने बाजार भेज दिया। खैर भेजा तो भेजा, लेकिन कुसुम गरीब है, इतनी बड़ी मछली मंगाने की क्या जरूरत थी? ना है ना बहुत बच्ची अब भी, आखिरी से कब अकल आएगी। कुसुम ने हजारी की झिड़की का कोई जवाब नहीं दिया। धीमे से हंसकर बोली, अगर एक दिन आपका बनाया हिलसा खाने का मन हो तो बेटी को इस तरह डांटते नहीं ताऊ जी। हजारी ने नाराज होकर कहा, जाओ बच्चे जैसी बातें करती हो। खाना खाने के बाद हजारी के आराम करने का इंतजाम करके कुसुम खाने गई। हजारी को पिछली रात अच्छी नींद नहीं आई थी। वह इसी बीच जाने कब सो गया। जब उसकी नींद खुली तो दिन 3 पहर ढल चुका था। कुसुम ने कमरे से बाहर आकर कहा, मैं समझ गई कि कल रात स्टेशन की बेंच पर सोने से अच्छी नींद नहीं आई थी। अच्छी तरह सो लिए ना? आप उठकर मुंह हाथ धो लीजिए, मैं चाय ले आती हूँ। चाय के साथ कुसुम ने ना जाने कहां से गरम जलेबी मंगवा दी। कहने पर भी बात नहीं सुनती। बोली, यही तो उस मोड़ पर हारान हलवाई की दुकान है, इस वक्त बढ़िया गरम जलेबियां बनाता है, चाय के साथ खूब अच्छी लगेगी, सिर्फ चाय पीजिएगा। इस पर कितनी जबरदस्ती की जा सकती है। आज ही यहाँ से खिसक न जाऊं तो काम न चलेगा। हजारी ने तय किया कि चाय पीकर थोड़ा और दिन ढलते ही यहाँ से चल देगा। कुसुम पान बनाकर ले आई। आकर हजारी के सामने जमीन पर बैठ गई। तो अब क्या करने की सोच रहे हैं? कहा तो गुवाड़ी जाकर नौकरी की तलाश करूंगा, और अगर वहां ना मिली तब कलकत्ता जाऊंगा। लेकिन देहात का आदमी, कलकत्ता आने जाने की आदत नहीं, इतने बड़े शहर में रहने की भी तो आदत नहीं, डर लगता है। मेरी एक बात मानेंगे ताऊ जी? क्या? मानिए तो कहूँ। कहो ना बेटी, क्या कहना चाहती हो? मैं अपने वही गहने बंधक रखकर या बेचकर 200 रुपये ला देती हूँ, उसी से आप होटल खोलिए। आपके रांधने की तारीफ तो चारों ओर फैली है। होटल खोलेगा तो देखेगा रोजगार कैसा जमता है। इस राना घाट में ही खोलिए, उस चक्रवर्ती के होटल के पास ही खोलिए। पद्दो आंख उलट कर मरे। बेटी की सलाह मानिए ताऊ जी, आपकी बढ़ती होगी। इस उम्र में अब पराई नौकरी करने कहाँ जाएंगे? हजारी की आंखों में आंसू भर आए। कितनी अच्छी है ये अजीब सी लड़की कुसुम, सचमुच उसकी बेटी ही है। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। बहुत सी वजहें हैं। कुसुम के रुपयों से राना घाट में होटल खोलने से दोनों को लेकर 5 आदमी 5 तरह की बदनामी फैलाएंगे। उसका उपकार करने के लिए बेकसूर कुसुम कलंक बटोरने क्यों जाएगी? जी की जलन से वह पद्दो मेहरी की 7 तरह की बातें फैलाती फिरेगी। इसके अलावा मान लो अगर घाटा ही हो गया, यद्यपि हजारी का पक्का विश्वास है कि होटल खोलेगा तो घाटा नहीं होगा, तब तो कुसुम के रुपए डूब जाएंगे। नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं। कुसुम बेटी, एक बार तो मैंने कहा था कि मैं तुम्हारे वो रुपये नहीं ले सकूंगा, फिर वही बात क्यों कहती हो? मुझको इसी गाड़ी से गुवाड़ी जाना होगा, अब चलूं। जमीन पर पड़कर प्रणाम करने के बाद कुसुम ने कहा, अच्छा तो जबान दे जाइए कि अगर गुवाड़ी काम नहीं मिल सका तो आप मेरे पास लौट आएंगे। तुम्हारे पास बेटी? बताओ तो क्यों? आकर वह रुपया लेना होगा और होटल खोलना होगा। वे रुपये आपके होटल के लिए रखे हुए हैं। ऐसा ना सोचिएगा ताऊ जी कि यह बात सिर्फ आप ही की भलाई के लिए कह रही हूँ, इसमें मेरा भी तो फायदा है। मेरे रुपए आपके काम में लगेंगे तो उससे 2 पैसे मुझे भी तो मिलेंगे। ना हो तो आप गरीब बेटी का ही थोड़ा उपकार कर देंगे। हजारी ने हंसकर कहा, अच्छा जबान दिए जाता हूँ, बेटी की बात याद रखिएगा। अच्छा तुम भी अपने बूढ़े ताऊ को याद रखना। वाह, मेरे ताऊ जी क्या बूढ़े हैं? 46 साल का हो गया हूँ, बूढ़ा नहीं तो क्या हूँ। देखने में बूढ़े नहीं लगते, उम्र होने से क्या होता है, लेकिन फिर भी आइएगा जरूर। अच्छा बेटी।
हजारी गठरी लेकर घर से बाहर निकल गया। कुसुम उसके साथ साथ आकर बड़े रास्ते तक पहुंचा गई। राना घाट से निकलकर हजारी पैदल रास्ते से चाकदा की ओर रवाना हुआ। पहले वह डाकघर जाकर घर पर 2 रुपए भेज देना चाहता था, लेकिन डाकघर में जाकर उसने देखा मनी ऑर्डर लेना बंद हो गया है। डाकघर बंद हो जाने के बाद उसने भगवान को धन्यवाद दिया। चाकदा जाने के बीच रास्ते में सागौन के बगीचे में शाम का अंधेरा उतर आया। सागौन के एक पेड़ के नीचे 2 बैलगाड़ियां खड़ी थी। गाड़ी से उतरकर लोग पेड़ के नीचे खाना बना रहे थे। पूछने पर हजारी को मालूम हुआ कि अगली पूर्णिमा को कालीगंज में गंगा स्नान का मेला है। वे लोग मेले में दुकान लगाने के लिए जा रहे हैं। हजारी उन्हीं लोगों के साथ हो गया। खाने पीने से निबटकर सब लोगों ने पेड़ के नीचे सोकर रात बिताई। दुकान के मालिक का नाम है प्रियनाथ धर। जाति की स्वर्ण वणिक है। मनिहारी की दुकान लेकर मेले में जा रहे हैं। हजारी का परिचय पाकर प्रियनाथ ने प्रस्ताव रखा कि मेले में कई दिनों तक वे लोग खरीद बिक्री में लगे रहेंगे। इन कई दिनों तक हजारी अगर खाना बनाकर उन लोगों को खिला दे तो उसे रोज का खाना और मेला खत्म होने पर उन कई दिनों की मजदूरी के हिसाब से 2 रुपए मिलेंगे। प्रियनाथ दर्जी की 3 दुकानें थीं, एक उसकी अपनी, एक उसके दामाद की और एक भतीजे की। हजारी के हाथ का पहले दिन का खाना खाकर उन लोगों को मालूम हो गया कि उन्हें सस्ते में होशियार रसोइया मिल गया है। सभी बड़े खुश हुए, लेकिन मेले में पहुंचकर हजारी ने देखा कि उस मेले में ही खाना बनाने से भी ज़्यादा मुनाफे का एक रोजगार उसकी बाट चो रहा है। बाजार से साथ सामान लाकर वह धर बाबू के डेरे के एक किनारे तेल की कचौड़ी सिंगाड़े की दुकान खोल बैठा। मुफ्त में कचौड़ी खाने के लोभ से धर बाबू ने किसी तरह की आनाकानी नहीं की। कई दिनों तक दुकान में बेहद बिक्री हुई। मूलधन वही 2 रुपए थे। बाद में ग्राहकों की तादाद बढ़ जाने पर हजारी ने कुछ रुपए धर बाबू से ले लिए। चौथे दिन शाम को दर दुकान समेटी गई। मेला खत्म हो गया था। धर बाबू का बकाया चुका देने और सब तरह के खर्चे से निकाल देने पर हजारी ने देखा कि उसे 13.5 रुपयों का मुनाफा हुआ है। उसके बाद बाबू से खाना बनाने की मजदूरी 2 रुपए मिलने पर कुल 15.5 रुपए हुए। प्रियनाथ धर ने कहा, सागौन के बगीचे में जब मैंने आपको पहली बार खाना बनवाया था तब मुझे मालूम नहीं था कि आप इतना अच्छा खाना पकाते हैं। मैं बड़ा आदमी नहीं हूँ, घर पर औरतें ही खाना बनाती हैं, नहीं तो मैं आपको छोड़ता नहीं। घर पर 10 रुपए भेजकर हजारी का मन जरा हल्का हुआ। अब 1 आध महीने तक वह घर की ओर से निश्चिंत रह सकता है। अगले महीने के अंदर कुछ न कुछ नया इंतजाम जरूर हो जाएगा। कालीगंज से यशोहर जाने वाले रास्ते में हजारी फिर चल पड़ा। इस रास्ते के दोनों ओर झाड़ जंगल बहुत ज्यादा थे। पहले इधर गांव थे, लेकिन मलेरिया के चलते बहुत से गांव उजाड़ हो गए और बिना आबादी के मैदान और उजाड़ गांवों में झाड़ जंगल फैल गया। कालीगंज से सवेरे सवेरे रवाना हुआ था, पर दोपहर दिन बीत गया तो उसने इमली के एक पुराने पेड़ के नीचे आश्रय लिया। थोड़ी ही दूर पर खेतीहारी का एक छोटा सा गांव था। एक छोटा लड़का गाय बैल हाँक कर ले जा रहा था। उससे पूछने पर मालूम हुआ कि गांव का नाम है नया पाड़ा और ज्यादातर ग्वालों की बस्ती है। गांव में जाने पर सामने ही खरपतवार का जो बड़ा सा मकान दिखाई पड़ा। हजारी उसके सहन में जा खड़ा हुआ। घर का कोई मालिक नहीं दिखा। एक और बड़ी गौशाला थी। कई गाय बैल बिचाली की सानी खा रहे थे। एक छोटी लड़की बाहर आकर निकलकर सहन में आ खड़ी हुई। हजारी ने उसे पुकार कर कहा, खूकी, घर पर कौन है? लड़की डर से कोई जवाब दिए बिना ही अंदर चली गई। लगभग आधा घंटा इंतजार करने के बाद घर का मालिक आया। उसका नाम है श्रीचरण घोष। उसने बड़ी खातिर से हजारी को बैठाया। दोपहर ढल गया है, इसलिए खाना वाना बनाने की बात कही। घर के अंदर से एक जल चौकी और एक बाल्टी पानी लाकर रख दिया। इन लोगों ने भी गौशाला के किनारे खाना बनाने का इंतजाम कर दिया। वहां बैठकर खाना बनाते हुए उसे अचानक कुसुम की याद आई। उस दिन कुसुम ने भी उसके लिए खाना बनाने का इंतजाम गौशाला में ही किया था। कुसुम भी ग्वाले की बेटी है, शायद इसलिए ये लोग ग्वाले हैं, यह सुनकर ही हजारी इन लोगों के घर आया था। मन के भीतर का कोई छिपा आकर्षण उसे यहाँ खींच लाया था। अचानक उसने अचरज में पड़कर गौशाला के दरवाजे की ओर देखा। कम उम्र की एक बहू आधा घूंघट निकाले गौशाला के अंदर आ गई थी। उसके हाथ में साग की एक डलिया थी और वह शर्माई हुई सी आगा पीछा कर रही थी।
साग तुरंत ही धोया गया था। डलिया से पानी झरकर गौशाला की जमीन भिगो रहा था। हजारी ने उतावली से कहा, आओ बेटी आओ, उसमें क्या है। शर्माई बहू ने हल्की हंसी के साथ कहा, साग है, यहाँ रख दूं। बहू की उम्र कुसुम से भी कम है। बिना वजह के इस स्नेह से हजारी का मन भर उठा। उसने कहा, रख दो बेटी। जरा देर बाद कटहल के थोड़े से बीज लेकर बहू फिर आ गई। इस बार उसका संकोच बहुत दूर हो गया। शायद पिता की उम्र के शांत अधेड़ ब्राह्मण से संकोच करते उसे दिक्कत हो रही थी। आप कटहल के बीज खाते हैं? उसने हजारी से पूछा। खाता हूं बेटी, लेकिन उसको काट दोगी? मैंने तो दाल चढ़ा रखी है, उसे काटूंगा कब। बहू कटहल के बीज एक पतलौटी में लाई थी। पतलौटी को रखकर वह जल्दी से हंसिया ले आई और बीज काटने लगी। हजारी का मन प्यासा था। सभी तो ये बेटियों जैसी हैं, सभी प्यार करती हैं, सेवा करती हैं, मन का दुख समझती हैं। हजारी कुछ कहे उसके पहले ही बहू ने कहा, आपके गांव में कई बार गई हूँ। हजारी ने अचरज से कहा, मेरा गांव? मेरा गांव कहाँ है? यह तुमने कैसे जाना? तुम वहां कैसे गई? गंगाधर घोष मेरे फूफा हैं। ओह अच्छा, तुम जीवन की भतीजी हो। तब तो तुम कुसुम को पहचानती होंगी। कुसुम दीदी को उसकी शादी से पहले कई बार देखा था, शादी के बाद फिर कभी नहीं देखा। आजकल कहाँ है जानते हैं? हाँ, वह राना घाट में अपनी ससुराल में रहती है। तब तो तुमको बेटी कहकर मैंने बड़ा अच्छा किया। कुसुम भी मेरी बेटी है। बहू ने बीज काटना बंद करके गले में आंचल डालकर दूर से ही प्रणाम किया। बड़ी उम्र हो बेटी, सावित्री के समान हो। बहू ने हंसकर कहा, आप जब सहन में खड़े थे तभी आपको देखकर मैंने पहचान लिया। मैंने सास से कहा कि ये हमारी बुआ के गांव के आदमी हैं। तब सास ने जाकर ससुर से कहा, अच्छा अच्छा बेटी, मैं आता जाता रहूंगा। मुझे एक और बेटी मिल गई, भेंट मुलाकात कर जाऊंगा। अच्छा ही हुआ। बहू ने लजाते हुए कहा, लेकिन आज मैं आपको जाने नहीं दूंगी। अब आपको यहाँ रुकना होगा। नहीं बेटी, मैं रुक ना सकूंगा। नहीं नहीं, यह नहीं होगा। जाइए तो देखूं कैसे जाते हैं आप। मैं क्या जबरदस्ती नहीं कर सकती? जरूर कर सकती हो बेटी, लेकिन मेरे मन में शांति नहीं है। फिर कभी अच्छे दिन होंगे तो आकर 2 दिन ठहर जाऊंगा। बहू ने हजारी को देखकर कहा, क्यों, क्या हुआ है आपको? स्वभाव से दुर्बल हजारी का मन सहानुभूति पाकर गल गया। संक्षेप में वह अपनी नौकरी छूटने का पूरा हाल सुना गया। दाल उतारकर भुजिया बनाने के बीच में, और थोड़ा अभिमान करने का लोभ भी वह नहीं रोक पाया। खाना जैसा बना सकता हूँ बेटी, तुमसे घमंड करके नहीं कहता। वैसा खाना राना घाट के किसी होटल का कोई रसोइया नहीं बना सकता। तुम्हारे ही यहाँ यह जो पंचमेल भुजिया बना रहा हूँ ना, तुम सब लोगों को खिलाकर दिखाऊंगा। और मैं जोर देकर कह सकता हूँ कि ऐसी भुजिया ना तुम लोगों ने कभी खाई होगी और ना कभी खाओगी। बहू अचरज से, आदर से मुग्ध आंखों से हजारी की ओर देखती हुई उसकी बातें सुन रही थी। उसने कहा, तब वह मुझको भी सिखा देना होगा काका जी। पर बेटा, ये एक दिन की बात नहीं। सिखाने पर भी सीख लेना मुश्किल होगा। मैं तुम्हें भलावे में नहीं रखना चाहता। यह सब कहीं एक आध दिन में सीखा जाता है। जब आप ऐसे रसोइये हैं तो आपको नौकरी की क्या फिक्र? कितने ही बड़े लोग अच्छी तनख्वाह देकर आपको रख लेंगे। किस्मत जब खराब होती है ना बेटी, किसी तरह कुछ नहीं होता। पास में पैसे हों तो 2 दिन घूम फिर कर देख सकता हूँ, लेकिन घूमूंगा क्या पैसे? कैसे पास की पूंजी जो खत्म हो गई। कितने रुपए चाहिए बताइए? क्यों, तुम दोगी क्या? अगर दे दूं? नहीं, मैं उसे नहीं ले सकूंगा। कुसुम ने भी तो देना चाहा था, लेकिन मैं क्यों लूँगा? तुम लोग लड़कियां हो, थोड़ा थोड़ा करके तुमने एक पैसा इकट्ठा किया है, उसमें से लेकर मैं तुम्हारा नुकसान नहीं करना चाहता। अच्छा, अगर वे रुपए मैं आपको कर्ज के तौर पर दूं तो? मेरी बात सुनिए काका जी, अपनी माँ के यहाँ से मैं कुछ रुपए ले आई थी। यहाँ तो उन्हें रखा नहीं जा सकता। और एक बात कहूँ? फिर इधर उधर देखकर धीमी आवाज में बोली, मेरी ननद और जेठानी अच्छे स्वभाव की नहीं है। अगर उन्हें पता चल जाए तो अभी रुपए ले लेंगे। मैं आपको कर्ज के तौर पर रुपए देती हूँ। आप सूद कितना देंगे यह बताइए। सूद का लोभ रखने वाली इस सीधी सादी लड़की के प्रति हजारी का प्रौढ़ मन दया और ममता से भरा है। उसने थोड़ा और मजा लेना चाहा। यूं ही रुपए दे दोगी बेटी? मेरा विश्वास क्या है? बिना विश्वास लिए क्या कारोबार चलता है? और आप तो जान पहचान के आदमी हैं। मैं आपका गांव जानती हूँ, घर जानती हूँ। पहचानने से क्या होता है? कुछ लिखा पढ़ी ना करोगी? कितने रुपए देना चाहती हो? मेरे पास 80 रुपए हैं, आप ले लें तो सारे रुपए दे सकती हूँ। सूद कितना दीजिएगा? कितना चाहती हो? आप जो दे दें। रुपए में 2 पैसे का भाव है, आप 1 ही पैसा दे दीजिएगा, ठीक है ना?
आपके पैरों पड़ती हूँ काका जी, ये रुपए अलग मेरी पेटी में रखे हैं, कोई जानता नहीं। मैं आपको रुपए दिए देती हूँ, आप उन्हें काम में लगा दीजिए। किस पर विश्वास करके दूँ? कोई लेकर नहीं देगा। क्यों? तुमने लिखा पढ़ी की तो कोई बात ही नहीं की। मैं तो लिखना पढ़ना जानती नहीं, और लिखा पढ़ी क्या करूँगी? आप चाहे तो कुछ लिख कर दे दीजिए, लेकिन उससे बात खुल जाएगी, इसकी ज़रूरत नहीं। आप ले जाइए, मैं दे देती हूँ, बात खत्म। इसमें लिखा पढ़ी की क्या बात? इस बीच खाना बनकर तैयार हो गया। एक लुटिया में दूध लेकर बहू ने कहा, दूध को गर्म करके तब खाने बैठिए, वक्त क्या कम हो रहा है। खाना पीना खत्म हो गया। हजारी की बात छूट नहीं। ग्वाले के घर के सब लोगों ने एक स्वर में कहा कि ऐसा खाना तो दूर की बात है, मामूली चीज खाने में भी इस तरह हो सकती है। यह उन लोगों ने सुना तक नहीं था।